बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडिंग के चैप्टर नंबर 44 की पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं एक्लेमेटाइजेशन टू लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हम पार्ट 1 की वीडियो के अंदर कहते रहे हैं कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहने के हाई एल्टीट्यूड्स के आदी होते हैं या वो हाई एल्टीट्यूड के मुताबिक थोड़े बहुत अडेप्ट हो चुके होते हैं या उनकी बॉडी हम कह सकते हैं एक्लेमेटाइज हो चुकी होती है, वो हाई एल्टीट्यूड पर निस्बतन बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं या हाई एल्टीट्यूड में उनकी हीमोग्लोबिन में निस्बतन बेहतर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, वो थोड़े बहुत अडेप्टेड होते हैं। यही बात हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 की वीडियो के अंदर। तो अब यहाँ पे हम ये पढ़ने लगे हैं कि ऐसा क्या उनकी बॉडी में चेंजेस आती हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे वो निस्बतन बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। बॉडी में वो क्या क्या चेंजेस आती हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे भी उनको कम हाइपोक्सिया फेस करना पड़ता है। तो वो क्या चेंजेस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले उन्होंने नाम लिखे हुए चेंजेस के। एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाती है, लंग्स के अंदर आने वाली एयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आरबीसी की तादाद उन लोगों में बढ़ जाती है। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग वो इंक्रीज कर जाती है। वैस्कुलैरिटी इन द पेरिफेरल टिश्यूज इंक्रीज कर जाती है, यानी ब्लड वेसल वगैरह इंक्रीज कर जाते हैं। और इसी तरह से टिश्यू जो है वो थोड़े प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बावजूद ऑक्सीजन यूज करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो अब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से डेवलप होती हैं, इनके डेवलप होने का क्या फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब सीधी सी बात है कि जब कोई बंदा हाई एल्टीट्यूड पर जाता है यानी लो ऑक्सीजन को फेस करता है तो उसके आर्टीरियल कीमोरिसेप्टर्स ऑक्सीजन की कमी को सेंस करते हैं और वो कहते हैं कि खुदा का वास्ता है पल्मोनरी वेंटिलेशन को इंक्रीज किया जाए, जिसकी वजह से फौरी तौर पे पल्मोनरी वेंटिलेशन 1.65 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, यानी तकरीबन 1.5 गुना हो जाती है। ठीक है, फौरी तौर पे तो ये हो गया। और अब अगर कोई बंदा कई दिनों तक हाई एल्टीट्यूड पर रहे, फॉर सेवरल डेज वो हाई एल्टीट्यूड पर रहे, तो फिर उसकी पल्मोनरी वेंटिलेशन 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब इसकी क्या वजह है भाई? आर्टीरियल कीमोरिसेप्टर ने तो पहले दिन ही फौरी तौर पर बता दिया था कि पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ाने की जरूरत है। फिर ब्रेन मोहतरम इतनी सुस्ती का मुजाहरा क्यों करते हैं कि कोई 3-4 दिन बाद जाके 5 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, पहले दिन ही 5 टाइम इंक्रीज कर देते। तो इसकी क्या वजह है, इसको हम आगे स्टडी करते हैं। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। बल्कि पहले मैं आपको मार्कर से इसको शो करता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं। नॉर्मली जब हमारे पास सांस की कमी होती है तो होता ये है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होना शुरू होती है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज की तो आपको पता है पीएच भी एसिडिक हो जाती है, यानी कि पीएच भी हमारे पास डिक्रीज कर जाती है। ये तीनों चीजें, ऑक्सीजन का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना और पीएच का कम होना, ये तीनों चीजें ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं कि ब्रीदिंग को पहचान इंक्रीज करो, खुदा का वास्ते हमने नॉर्मल होना है। एज अ रिजल्ट ब्रेन ब्रीदिंग को इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, तीनों से मशवरा करता है, तीनों यही कहते हैं हाँ ब्रीदिंग इंक्रीज करने की जरूरत है, और एज अ रिजल्ट ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक, या पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज होती है। अब हाई एल्टीट्यूड पे हुआ क्या, ये मैंने एक दफ़ा कर दिया रेज। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम आ रही है क्योंकि इर्द गिर्द है ही कम। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन की हो गई कमी। ऑक्सीजन ने ब्रेन से कहा है प्लीज़ खुदा का वास्ता ब्रीदिंग को इंक्रीज करो। ठीक है, दूसरी तरफ क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हो रही है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल है। ऑक्सीजन की मान के ब्रेन ने पल्मोनरी वेंटिलेशन को 1.65 टाइम इंक्रीज कर दिया। जब ब्रीदिंग इंक्रीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत तेजी से रिमूव होना शुरू हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने कहा पागल हो गए, ब्रीदिंग इंक्रीज कर रहे हो, ऐसी जरूरत ही कोई नहीं है। ब्रेन बेचारे को समझ ही नहीं आ रही करे क्या। ऑक्सीजन कह रही है ब्रीदिंग को इंक्रीज करो, कार्बन डाइऑक्साइड कह रही है मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई टेंशन ही नहीं। पीएच कह रही है मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई टेंशन ही नहीं। तो ब्रेन बेचारा ना कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और 1-2 दिनों बाद या 3-4 दिनों बाद इन दोनों के असरात खत्म हो जाते हैं। ब्रेन सिर्फ ऑक्सीजन की बात मानना शुरू हो जाता है, और इसलिए हम कहते हैं कि कुछ दिनों बाद पल्मोनरी वेंटिलेशन 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब ब्रेन ने ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात मानना क्यों छोड़ी और पीएच की बात मानना क्यों छोड़ी, उसको हम स्टडी करते हैं। हुआ असल में ये था कि जब ब्रेन ने फौरी तौर पे पल्मोनरी वेंटिलेशन को 1.65 टाइम्स इंक्रीज कर दिया था, तो इस पल्मोनरी वेंटिलेशन के इंक्रीज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम हो गई। जाहिर सी बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई तो हाइड्रोजन आयंस वगैरह भी कम हो गए, यानी एसिडिटी कम हो गई और पीएच इंक्रीज कर गई। अब पीएच इंक्रीज कर गई है तो ब्रेन को लग रहा है कि बस यार ब्रीदिंग मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए, पीएच पहले ही इंक्रीज कर गई है। तो अब हुआ क्या होता असल में ये है कि जो किडनीज है ना, जब किडनीज देखती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो ये बड़ा मज़ेदार एक्शन करती हैं। ये हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन को कम कर देती हैं।
ठीक है, यानी पहले किडनीज भी हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट कर रही होती है ना, ये हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन को कम कर देती हैं, यानी हाइड्रोजन आयंस को बॉडी के अंदर रिटेन कर लेती हैं। जब हाइड्रोजन आयंस बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं तो क्या होगा, पीएच कम हो जाएगी। लो जी, पीएच भी कम होगी तो ब्रेन की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ब्रेन तो पहले ही कंफ्यूज है कि पीएच ज़्यादा है, मैं करूँ क्या। अच्छा, पीएच कम हो जाएगी पहली चीज़। और दूसरा, ये बाइकार्बोनेट को जो किडनीज जो हैं वो बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करना शुरू कर देती हैं, निकालना शुरू कर देती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन की कंफ्यूजन दूर हो जाती है और ब्रेन ऑक्सीजन की बात मान लेता है और 2-3 दिनों बाद अल्टीमेटली ब्रेन जो है वो 5 टाइम्स इंक्रीज कर देता है आपकी पल्मोनरी वेंटिलेशन को। समझ आ गई बात की। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ थी। रेस्पिरेटरी सेंटर ने ऑक्सीजन की बात मानना शुरू कर दी है क्योंकि अब पीएच भी समझ में आना शुरू हो गई है। अब पीएच भी यही कह रही है। ठीक, तो ये तो हमने पहली चीज़ देखी कि जो लोग एक्लिमेटाइज हो जाते हैं लो पार्शियल प्रेशर पे, लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, उनके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज कर जाती है। पहली चीज़, यानी ये पहली अडेप्टेशन है फॉर लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। दूसरी अडेप्टेशन क्या है, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलेट होती है, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन वगैरह ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था। फिर तीसरा पॉइंट आता है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज कर जाती है, यानी कि लंग से गैस का जो डिफ्यूज होना है, डिफ्यूज होने की कैपेसिटी है, ये भी इंक्रीज कर जाती है हाई एल्टीट्यूड्स पर जाके। ये डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जिस तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है, इसी तरह हाई एल्टीट्यूड पर भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो रही है यार, देखो लंग्स के अंदर पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो चुकी है ना, इसका मतलब लंग्स के अंदर एयर ज्यादा आ रही है। ठीक, इसी तरह ब्लड सप्लाई भी लंग्स के अंदर थोड़ी ज्यादा आना शुरू हो जाती है। तो जारी बात है, जब एयर भी ज्यादा है, ब्लड ज्यादा है, तो डिफ्यूजन ज्यादा होना शुरू होती है गैसेस की। तो डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज कर गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हाई एल्टीट्यूड पे बंदे जाते हैं तो पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसके अंदर भी जो कैपिलरीज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो एक तो नंबर ऑफ कैपिलरीज इंक्रीज कर जाती है, दूसरा हार्ट भी थोड़ा बेहतर काम करता है, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी थोड़ी बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, हार्ट में खास तौर पे जो राइट साइड का हार्ट है ना, वो बहुत एक्स्ट्रा काम कर रहा है यार, क्योंकि वो उसने लंग्स में खून को भेजना होता है, तो वो लंग्स में ज़्यादा खून भेज रहा है। तो राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट के अंदर खास तौर पे ज़्यादा कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि वो बेचारा बहुत काम कर रहा है। ठीक हो गया। और फिर आखिरी फैक्टर आता है, वो आखिरी चेंज जो कि पहाड़ी लोगों में होती है, वो है सेलुलर एक्लेमेटाइजेशन। यानी कि भाईजान पहाड़ी लोगों के सेल भी आदी होते हैं, वो कहते हैं भाईजान थोड़ी ऑक्सीजन आनी है, इसलिए जितनी आनी है उसको हमने टका का यूज़ करना है। इसलिए उनके सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, उनके सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, ताकि ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हमने टोटल पढ़ी हैं जो कि पहाड़ी लोगों के अंदर डेवलप हो जाती हैं, या इनको हम एक्लेमेटाइजेशन कह सकते हैं, ताकि हाई एल्टीट्यूड पे इंसान बेहतर तरीके से रह सके। ठीक है, अडेप्टेबिलिटीज़ फॉर हाई एल्टीट्यूड कह सकते हैं हम इनको। ठीक हो गई बात। अगला टॉपिक आता है हमारे पास, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स, जिसको हम मास्टर स्विच भी कहते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो खुद ऑक्सीजन की कमी में एक्टिवेट होते हैं, हाइपोक्सिया में एक्टिवेट होते हैं, और जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये डीएनए पे चिपक जाते हैं और उसके ऊपर रोब झाड़ना शुरू कर देते हैं कि ओए तुम ट्रांसक्राइब क्यों नहीं हो रहे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा देते हैं, यानी कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब कौन कौन सी जीन्स बेचारी इस तरह के फैक्टर्स की वजह से प्रोटीन फॉर्म करती हैं, उनके हम नाम देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने 5 तरह की जीन्स बताई हुई हैं। जीन्स एसोसिएटेड विद वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, यानी कि जो आपकी एंजियोजेनेसिस करवाएंगी, ब्लड कैपिलरीज को इंक्रीज करवाती है ना जीन्स, उन जीन्स के ऊपर ये डोप जाना शुरू कर जाती हैं, यानी कि हाइपोक्सिया के अंदर ये जीन्स वैस्कुलरिटी इंक्रीज करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह एरिथ्रोपोइटिन जीन्स, जिन्होंने आरबीसीज को बनाना है, वो जीन्स भी ज़्यादा काम करना शुरू कर देती हैं हाइपोक्सिया में। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाना ताकि एनर्जी यूटिलाइजेशन बेहतर हो सके। इसी तरह ग्लाइकोलिटिक जीन्स, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम जीन्स सॉरी, जिन्होंने एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करवाना है। और इसी तरह से कुछ ऐसी जीन्स जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी में हेल्प करती हैं, वो जीन्स भी इस तरह के हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स के रोब में आके काम करना शुरू कर देती हैं। यानी कि हाइपोक्सिया हुआ तो ये जो मास्टर स्विच था इसको खुद जाग आई और इसने इन सारी जीन्स के ऊपर रोब जमाना शुरू कर दिया कि वह ज़्यादा काम करो। अल्टीमेटली ज़्यादा काम होता है और हाइपोक्सिया की वजह से ये वाली प्रोटीन ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं, आरबीसी ज़्यादा बनना शुरू हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा बनना शुरू हो गए, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ज़्यादा शुरू हो गया। तो क्या सिस्टम है अल्लाह ताला का। जब हाइपोक्सिया ख़त्म होगा तो उन हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स को ये HIF हाइड्रोक्सिलेजेस कहते हैं। चलो चल बहुत रोब झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके बैठ जाओ।
ये चुप करके बैठ जाते हैं, जनाब काम चेल हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है नेचुरल एक्लेमेटाइजेशन ऑफ नेटिव ह्यूमन बींग्स। अभी तो हमने पढ़ा था ना कि कोई बंदा पहाड़ी इलाके में जाता है, उसकी बॉडी में ये चेंजेस आती हैं, इस तरह से चेंज होता है। ठीक है, लेकिन जो लोग पैदा ही पहाड़ी इलाकों में होते हैं, पलते ही वहाँ पे हैं, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा ना, जो आम हम जैसा कोई बंदा अगर पहाड़ी इलाके में चला जाएगा तो उसके अंदर ये हो जाएगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाएगी, आरबीसी बढ़ जाएंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगी, डिफ्यूजन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये सारा कुछ। लेकिन जो लोग पैदा ही पहाड़ी इलाके में होते हैं उनके अंदर कुछ ज़्यादा बेहतर चेंजेस आती हैं। उनके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, देखो, एक तो ऐसे लोगों के अंदर चेस्ट साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, चेस्ट ही बड़ी बनती है ताकि ब्रीदिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी की जा सके, और बॉडी कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी बनती है, तो यानी कि कम एरिया को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है और चेस्ट ज़्यादा है, तो चेस्ट टू बॉडी साइज रेशो जो है वो आपकी इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये वाली बात भी होती है। दूसरा, इन लोगों के अंदर चूँकि कार्डियक आउटपुट थोड़ी ज़्यादा है तो हार्ट भी थोड़े से बड़े होते हैं। दिल, वैसे दिल बड़े नहीं, मतलब फिजिकली दिल थोड़ा सा बड़ा होता है इनका। उसकी भी एक आपने देखा कि वो चूँकि पैदा ही वहाँ पे हुए हैं तो उनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो नेचुरली उनके अंदर ये चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से जो लोग नेटिव होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी थोड़ी सी फ़र्क होती है। वो कर्व हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये देखिएगा, ये जो रेड वाली कर्व है ना, ये उन लोगों के लिए जो कि पैदा ही पहाड़ों पे होते हैं। ठीक है, और ये ब्लू वाली कर्व उन लोगों के लिए जो सी लेवल पे पैदा होते हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस ज़रा आप चेक कीजिएगा। जो लोग सी लेवल पे रहते हैं उनके आर्टीरियल ब्लड के अंदर इतनी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है। ठीक है, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखना कि उनको, चूँकि वो सी लेवल पे रहते हैं, इसलिए उनको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना ज़्यादा मिल रहा है, तकरीबन 100 mmHg के करीब मिल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके वो अपने ब्लड के अंदर इतनी ऑक्सीजन रिटेन कर पाते हैं। जबकि जो बंदा पहाड़ी है वो 15,000 फीट की हाइट पे रह रहा है, तो उस बेचारे को तो इतना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना। उसको तो सिर्फ कोई 40 या 50 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिला है, लेकिन उसने 40 या 50 पे भी देख सकते हैं कि अपने अंदर ऑक्सीजन उतनी ही कर ली है, या बल्कि उससे भी थोड़ी ज़्यादा ही कर ली है। समझ रहे हैं बात को? यानी इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह दोनों के वेनस ब्लड को भी उन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि कितना प्रेशर मिलता है आम आदमी को और कितना प्रेशर मिलता है पहाड़ी आदमी को, और दोनों का आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट, तो ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, ये कर्व भी दोनों की फ़र्क है। जो बंदा पहाड़ों पे रहता है और जो सी लेवल पे रहता है, इन दोनों की ये कर्व भी फ़र्क है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा अगर ज़मीन से उठ के जाए, मतलब सी लेवल से जाए, तो वो लो लैंडर हो, तो वो चाहे जितना मर्जी टाइम पहाड़ों पे गुजार ले, वो उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना पहाड़ों पे पैदा होने वाले होते हैं। तो इंग्लिश में यानी कि वो ये लिख रहा है, द नेटिव्स आर सुपीरियर टू इवन द बेस्ट एक्लेमेटाइज्ड लो लैंडर्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्लेमेटाइजेशन। जो नेटिव है वो फिर भी बेहतर ही होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर, रिड्यूस वर्क कैपेसिटी एट हाई एल्टीट्यूड्स। जाहिर सी बात है, एक आम आदमी अगर हाई एल्टीट्यूड पर जाएगा, हाइपोक्सिक कंडीशन में जाएगा, तो वहाँ चूँकि ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए स्केलेटल मसल्स की, कार्डियक मसल्स की वर्क कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो वह बेचारा बंदा उतने अच्छे से काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसकी वर्क कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया। फिर एक उन्होंने कंपैरिजन से दिया गया कि 17,000 फीट की हाइट पे किस बंदे की वर्क कैपेसिटी कितनी होती है। एक बंदा जो बिल्कुल कराची से अभी गया है, यानी अनएक्लेमेटाइज्ड पर्सन है, जिसके अंदर अभी कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं हुई, तो उसकी वर्क कैपेसिटी नॉर्मल से 50% होगी। यानी जितना काम वो कराची में कर सकता है ना, 17,000 फीट की हाइट पे, उससे आधा कर पाएगा। ठीक। अच्छा, एक बंदा जो कि तकरीबन 2 महीने से गया हुआ है 17,000 फीट की हाइट पे, उसकी बॉडी कुछ ना कुछ अडेप्ट हो चुकी होगी, तो उसकी जो वर्क कैपेसिटी है वो 68% नॉर्मल होगी। ठीक हो गया। और एक बंदा जो तकरीबन 13,000 फीट की हाइट पे नॉर्मली रहता है, ठीक है, वो उसकी रूटीन ही 13,000 हाइट की फीट पे है, वो अगर 17,000 फीट की हाइट पर जाएगा तो उसके अंदर वर्क कैपेसिटी सबसे बेहतर होगी। आप देख सकते हैं 87% वर्क कैपेसिटी है। ठीक हो गया। तो सिंपल सी चीज़ें जिसमें आज कोई डिफिकल्ट नहीं था। आगे देखिए जी, 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ठीक है, कि पहाड़ों पे गए तो एक्यूट क्या सिकनेस हो सकती है। कुछ लोग होते हैं उनको अचानक पहाड़ी इलाके में जाने से कुछ छोटे मोटे मसले आ सकते हैं और डेथ भी हो सकती है अगर आप उनको फ़ौरन वापस ना लेके आए तो। अच्छा, किस तरह के 2 मसले हो सकते हैं कि देख सकते हैं, एक्यूट सेरेब्रल एडिमा या एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। ये 2 तरह के एक्यूट इशूज हो सकते हैं पहाड़ों पर जाने की वजह से। एक्यूट सेरेब्रल एडिमा होता बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं ताकि ब्रेन में ज़्यादा ब्लड जाए
और ब्रेन में बहुत ब्लड चला जाता है, ब्रेन की कैपिलरीज के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, और जब ब्रेन में इतना ज़्यादा ब्लड चला जाएगा तो एडेमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं सेरेब्रल एडेमा। ठीक है, इससे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर बंदा वापस ना लाया गया। ठीक, फिर इसी तरह से दूसरा मसला हो सकता है एक्यूट पल्मोनरी एडेमा। इसका कॉज हमें कोई इतने सही से पता नहीं है, हमें इसकी वजह इतनी सही से पता नहीं है। बहरहाल तुक्के मारे या साइंसदानों ने तो यहाँ पे तुक्का बताया है उन्होंने। अब यहाँ पे वो ये कहते हैं कि जब सोयर हाइपोक्सिया होता है, यानी ऑक्सीजन की डे टू डे डेफिशिएंसी होती है, तो लंग्स के आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, बाकी सारी बॉडी में हमने पढ़ा हुआ है कि जब हाइपोक्सिया होगा तो आर्टेरियोल्स डायलेट कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पूरी की जा सके। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। उसकी एक वजह है, देखो लंग्स के ऊपर ना बड़ी जिम्मेदारी है। अब एक एल्वेलाई है, उसके पास ब्लड सप्लाई आ रही है, वो उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करता जा रहा है। ठीक है, जब हाइपोक्सिया होगा ना, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो ये एल्वेलाई ब्लड से कहेगा यार सॉरी मेरे पास ऑक्सीजन थोड़ी है, मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। तो ये अपनी यहाँ पे कैपिलरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी ताकि ब्लड दूसरी जगह जा सके और किसी और एल्वेलाई से ऑक्सीजन ले सके। ये एल्वेलाई कहता है यार मैं गरीब हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन कम है, प्लीज़ आप किसी और के पास चले जाओ। ठीक, तो जब हाइपोक्सिया हुआ है तो सारे एल्वेलाई कहते हैं यार मैं गरीब हूँ और अपनी कैपिलरीज को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो पूरी लंग के अंदर ही कंस्ट्रिक्शन हो गई। दूसरी तरफ हार्ट ढेरों ढेर ब्लड भेज रहा है कि यार और ब्लड ले लो और ब्लड ले लो, ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजनेट करके भेजो। ठीक है, तो लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर गया और जो कैपिलरीज है वो कंस्ट्रिक्ट कर गई। एज अ रिजल्ट जो ब्लड प्लाज्मा है वो कैपिलरी से बाहर आता जाएगा और लंग्स में स्वेलिंग हो जाएगी, लंग्स के अंदर एडेमा हो जाएगा। तो ये भी एक लीथल प्रॉब्लम हो सकता है। एक्यूट होता है, बंदे को वापस ले आओ समुद्र के साहिल पे लाके खड़ा कर दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्रोनिक माउंटेन सिकनेस। पहाड़ पर जाने की वजह से कोई लंबा चौड़ा मसला पैदा हो जाए, वो कौन से मसले हो सकते हैं? तो वो काफ़ी सारे उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। रेड ब्लड सेल का मैस वो कह रहे हैं कोई एक्सेप्शनली हाई हो सकता है, या पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट ही बड़ी हो, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट का काम होता है ना लंग्स में ब्लड को भेजना, तो इतना आसा लंग में ज़्यादा ब्लड भेजने की वजह से हो सकता है हार्ट ही थोड़ा सा वहाँ से बड़ा हो जाए, साइज उसका इंक्रीज कर जाए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी इसकी वजह से कॉज हो सकता है। पेरिफेरल आर्टीरियल प्रेशर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखो ना सारे टिश्यूज ही अपनी वेजुलाइजेशन करवा देंगे कि हमें ब्लड दो हमें ब्लड दो, एज ए रिजल्ट आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और भाईजान डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो छठा पॉइंट उन्होंने डेथ का भी लिखा हुआ है। तो यही पॉइंट्स थे बेसिकली। आगे बस थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने ना एक्सप्लेन किया हुआ है या मुख्तलिफ पहलुओं से उन बातों को डिस्कस किया हुआ है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहे हैं देखो हमने कहा था ना आरबीसी एक्सेप्शनली ज़्यादा हो जाते हैं, आरबीसी के ज़्यादा होने की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। ये भी बड़े मसले कर सकता है यार, टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि लंग्स के अंदर आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ऊपर से हम लंग्स के अंदर ज़्यादा ब्लड भी भेज रहे हैं, तो अजीब मसले हो जाते हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट फेल कर सकता है क्योंकि लंग्स के अंदर आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं और राइट साइड ऑफ द हार्ट धक्के से ब्लड भेजी जा रहा है, लंग्स के अंदर धक्का मारी जा रहा है, इतना आप तेरा जान लगाता है, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट का फेलियर भी हो सकता है। और इसी तरह उन्होंने और इशूज़ लिखे हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह पार्ट 3 के वीडियो के अंदर बाकी चैप्टर थोड़ा सा ही रह गया और बड़ा इंटरेस्टिंग सा रह गया है, खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।